हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये पॉलिटिकल साइंस का राजेश मिश्रा का बुक है और हमारे चैप्टर 6 है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अतः लोकतंत्र का आशय लोगों के शासन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग, याद रखिएगा, गेटिसबर्ग भाषण में लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन रूप में परिभाषित किया है। लोकतंत्र की परिभाषा। सीली के अनुसार लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। जेम्स प्राइस के अनुसार लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। डायसी के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। सुपीटर के अनुसार प्रजातंत्र राजनीतिक निर्णय तक पहुंचने के लिए वह संस्थागत व्यवस्था है जो नेताओं को निर्वाचन के माध्यम से विवादों का निर्णय करने के योग बनाकर सामान्य कल्याण को साकार करती है। लोकतंत्र का दार्शनिक आधार। लोकतंत्र मूलों के रूप में व्यक्ति को एक इकाई मानना, व्यक्ति गरिमा, विश्वास, लोगों को स्वतंत्रता, अधिकार प्रदान करना। लोकतंत्र समाज के रूप में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में लॉस्की, स्मिथ, ब्रायस जैसे विचारक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखते हैं। उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र को जीवन शैली रूप में चित्रित करते हैं। लोकतंत्र जीवन शैली का आशय दूसरे के विचारों को प्रति सहिष्णु होना। मिल के अनुसार दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में सीमित संवैधानिक शासन, सहमति पर शासन, उत्तरदायी शासन, प्रतिनिधिमूलक शासन, नियमित चुनाव लोकतंत्र में अनिवार्य तत्व है। चुनाव माध्यम है, इसमें सामाजिक आर्थिक विकास का भी किया जाता है। लोकतंत्र के प्रकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रयोग यूनानी युग में एथेंस में हुआ था और यह लोकतंत्र का आदर्श रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता है बल्कि इसमें जनमत संग्रह, प्रतिहार यानी रिकॉल तथा स्थानीय इकाई द्वारा शासन होता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना रूसों के विचारों में पाई जाती है। ये लोग दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। रूसों का मानना है कि इंग्लैंड के लोग 5 वर्षों के में एक वर्ष स्वतंत्र होते हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का आशय प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन, मतदान, वैश्विक मताधिकार इत्यादि के रूप में शासन किया जाता है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप मानते हैं। तथ्यात्मक लोकतंत्र। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आशय ही तथ्यात्मक लोकतंत्र है। तथ्यात्मक लोकतंत्र मूलतः समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होता है। इसमें वैश्विक मताधिकार, चुनाव, प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिसमें लोग सशक्त हो सकें। उदारवादी लोकतंत्र के विभिन्न रूप। शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र के रूप में। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र इस विचार में समर्थक लोकतंत्र के मूलों पर प्रमुख स्थान देते हैं। ये लोकतंत्र की शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन, प्रतिनिधिक, उत्तरदायी, सहमति पर आधारित शासन स्वीकार करते हैं। ये लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में भी मानते हैं। इसके अनुसार लोकतंत्र में समान हित पर भी बल दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतकार लोक व बेंथम है। लोक और बेंथम के अनुसार लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता को संरक्षित किया जाता है। मैफरसन ने अपनी रचना द लाइफ इन द टाइम्स ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में इसे सकारात्मक मॉडल कहा है। शास्त्रीय लोकतंत्र की अधरता खंडन। सार्टोरी के अनुसार लोगों का समय एक शासन एक भ्रम है। इसके अनुसार लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन सत्ता के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। सार्टोरी के अनुसार लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं नहीं बल्कि नेताओं का आभास है। सार्टोरी की रचना डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973 है। कार्ल मैनहट्टन के अनुसार लोग शासन सत्ता में सीधे सहभागिता नहीं कर सकते बल्कि निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव होते हैं। कार्ल मैनहम की रचना द आइडियोलॉजी एंड द यूटोपिया 1936। रेमंड एरो के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग के विभाजित करते हैं जबकि सोवियत व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग एकीकृत होते हैं। रेमंड एरो की रचना द सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950 है।
बहुलवादी लोकतंत्र उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में अनेक समूह शक्ति और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांत कर लोकतंत्र की बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुलतंत्र का आशय बहुल अल्पसंख्यकों का शासन है। रोबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडबर्न ने बहुलतंत्र या शब्द का प्रयोग संयुक्त रूप से अपनी रचना पॉलिटिक्स इन द मार्केट द वर्ल्ड विद द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1980 में अंतर्गत किया। लोकतंत्र के बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण है। उन्होंने लोकतंत्र को परंपरागत मूल्यों को अस्वीकृत कर दिया है। शासन बहुसंख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि अबहुल अल्पसंख्यकों के द्वारा चला जाता है। शासन बहुमत के बजाय आप सहमति से चला जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला रखने का श्रेय जेम्स मॉडर्न को दिया जाता है। इसलिए बहुलवादी लोकतंत्र को मेडिसिनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यता खंडन। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के लोकतंत्र को वर्णन सशक्तिकरण रूप में कहते हैं। इसके अनुसार विभिन्न समूह सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा सौदेबाजी करते हैं। ये भी लोकतंत्र के मूल आदि को नहीं मानते हैं। नव बहुलवाद का आधार रॉबर्ट डहल से और चार्ल्स लिंडब्रॉम से है। नव बहुलवाद को रॉबर्ट डहल ने डिफरेंट पॉलिटी कहा है। यह शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधित रूप है। नव बहुलवाद के अनुसार समाज में आर्थिक संगठन ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए शासन सत्ता प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठनों का प्रभाव अधिक होता है। मैफरसन के लोकतंत्र के मॉडल। मैफरसन ने अपनी रचना द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी 77 में लोकतंत्र के 4 मॉडल दिए। संरचनात्मक मॉडल लोक और बेंथम द्वारा, विकासात्मक मॉडल रूसो और मिल द्वारा, समयवादी मॉडल विशिष्ट वर्गवादी और बहुलवादी सिद्धांत में। लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। मैकफरसन ने लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत के 2 प्रकार बांटा है। संरचनात्मक मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत मैकफरसन ने लोक और बेंथम के लोकतंत्र को रखा है। मैकफरसन के अनुसार लोक और बेंथम के लोकतंत्र को जनता को निरंकुश शासन के संरक्षित करने का एक माध्यम माना है। विकासवादी मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत मैकफरसन ने मिल और रूसो के लोकतंत्र को रखा है। क्योंकि मैकफरसन के अनुसार इन दोनों विचारकों में व्यक्ति को नैतिक रूप से चित्रित किया गया है। लोकतंत्र को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक साधन माना जाता है। अतः इन्होंने लोकतंत्र को शासन प्रणाली के जीवन शैली और मूल्यों के रूप में चित्रित किया है। साम्यवादी व्यवस्था मॉडल। मैकफरसन ने विशेष बहुलवादी लोकतंत्र को लोकतंत्र के साम्यवादी मॉडल में रखा है, क्योंकि मैकफरसन के अनुसार लोकतंत्र में इन दोनों रूपों में यथास्थिति और साम्य व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श रूसो ने विचारों में पाया जाता है। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता का समर्थन किया जाता है। सहभागिता का आशय केवल मतदान करना ही नहीं, बल्कि सहभागिता सामाजिक आंदोलनों के द्वारा भी होनी चाहिए। सहभागी सिद्धांतकारों ने पुनः लोकतंत्र की आदर्शीय मूल्यों के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आदर्श माना, परंतु व्यवहारिक रूप में कठिनाइयों के कारण प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का स्वीकार किया है। प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं में ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए इन लोगों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को लागू करने का समर्थन किया है, जिसमें आरंभक, जनमत संग्रह, प्रतिवहन और प्लेबिसाइट। इन संस्करणों के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रयोग करना चाहिए, जिससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। सहभागी संस्करणों के अनुसार लोकतांत्रिक प्रणाली में दल लोकतांत्रिक होने चाहिए, जिसमें समानता आंतरिक लोकतंत्र को भी कहा जाता है। पूंजीवाद का खंडन। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र करना है, केवल राजनीतिक रूप से नहीं है। अतः आर्थिक संगठनों में संरचना लोकतांत्रिक आवश्यक है। ऐसा निकोलस पोलाज़र ने मान्यता है कि जिसमें व्यवहारिक रूप से औद्योगिक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। कैरोल बैट्समैन के अनुसार लोकतंत्र का आशय केवल निर्वाचित सरकार से नहीं, अतः सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्रों में लोकतांत्रिकरण है। इसके अनुसार लोकतंत्र व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। नौकरशाही को पारदर्शिता एवं उत्तरदायी बनाने का बल दिया जाता है। इन्होंने नौकरशाही को पारदर्शिता और अनुक्रियाशील बनाने के बल दिया है। मैकफरसन की रचनाएं द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ द डेमोक्रेसी 1992, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द पॉसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉबीज ऑन द लॉक 1962। लोकतंत्र की साम्यवादी मान्यता जनवादी लोकतंत्र है। साम्यवादी सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इसके अनुसार उदारवादी लोकतंत्र मूलतः बुर्जुआ लोकतंत्र है। इसके अनुसार पूंजीवादी के विनाश के साथ ही सही अर्थों में लोकतंत्र आएगा। हटिंगन के अनुसार साम्यवादी और उदारवादी लोकतंत्र के मध्य अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर के अधिक महत्वपूर्ण है।
ये लोकतंत्र की मूलतः सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं। लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल, प्रचारात्मक मॉडल, लोकतंत्र वोट केंद्रित लोकतंत्र की खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रचारात्मक लोकतंत्र मुख्य प्रतिपादक हैबर्स मास है। हैबर्स मास की रचना द थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्शन 1981। प्रचारात्मक लोकतंत्र का मूल आधार J.S. मिल के विचारों से पाया जाता है। अतः प्रचारात्मक सिद्धांत में लोकतंत्र की लोक संस्थाओं को महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। परिचर्चा का अभिप्राय, परिचर्चा करने वाला व्यक्ति तार्किक नैतिक होता है। परिचर्चा का मूल उद्देश्य सामुदायिक भलाई, निजी स्वार्थ नहीं। परिचर्चा का स्थान प्रचारात्मक सिद्धांतों के अनुसार परिचर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक है। परिचर्चा का सत्य अंतर्निहित होता है, सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इसके अनुसार निर्णय आम सहमति के लिए होते हैं, बहुमत से नहीं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होता है। परिचर्चा का संकीर्ण होता क्षेत्र हैबर्स मास के अनुसार आधुनिक जनपूर्ण समाज में परिचर्चा का क्षेत्र संकीर्ण होता जा रहा है। संचार साधनों के द्वारा वाणिज्य घराने परिचर्चा का प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं। मनुष्य के केवल भौतिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जा रहा है। लोकतंत्र का अमलवादी मॉडल, माइकल फोकलोट के लोकतंत्र के इस मॉडल को एकोनिस्टिक मॉडल कहा है। अमलवादी मॉडल के अनुसार राजनीति में सहमति के बजाय संघर्ष होता है। इस सामान्य हितों के बजाय विभेद पर बल देते हैं, जो सुधार के स्थान पर विरोध मुक्त मानते हैं। ये बहुलवादी पूर्ण समर्थक है। फ्रांसिस दार्शनिक का समर्थन किया है। इसके अनुसार लोगों का सक्रिय सहभागिता लोकतंत्र का मूल यथार्थ, लोगों की व्यवस्था में सहभागिता का मूल कारण नागरिक मूल है। विलियम कॉनोली ने उत्तर आधुनिक लोकतंत्र के बहुलवादी नीति कहा है। सहचारी सतत लोकतंत्र, कोहल ने रोजर्स जैसे विचारों को अपने की उदारवादी लोकतंत्र को सकारात्मक रूप से यूरोपीय सामाजिक लोकतंत्र के अनुसार परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है। समूहात्मक सिद्धांत समाज में सभी समूह और संगठन की समानता को बल देते हैं। इसीलिए पॉल हेस्टर ने अपने वर्तमान नौकरशाही रूपी कल्याणकारी राज्य के बजाय समूहात्मक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। इसके अनुसार समूह दबाव नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक समुदाय है। समूहवादी लोकतंत्र में मूल सिद्धांतकार बेंजामिन बार्बर, डेनियल बार, जीन एलोटेन, रॉबर्ट बेला, एमिटाई जोजोनी, विलियम गलस्टोन। उदारवादी लोकतंत्र में समानता, व्यक्ति का अधिकार, तार्किकता और व्यक्तिगत हितों में बल दिया जाता है, जबकि साम्यवादी लोकतंत्र समानता, सामान्य भलाई और समुदाय की सदस्यता पर बल दिया जाता है। साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। ये बहुमत के बजाय आम सहमति विश्वास करते हैं। निरंकुश लोकतंत्र, इंडोनेशिया के शासक सुहर्तो ने शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और चुनाव प्रयोग दिखावटी रूप में किया। इस प्रबंधकारी लोकतंत्र में कहा जाता है। रूस में भी ऐसा हो रहा है। रूस में भी ऐसा हो रहा है। निर्देशित लोकतंत्र में तानाशाही शासन के अंतर्गत लोकतंत्र को अपनाया जाता है। तानाशाही शासन का विचार था कि इन देशों में धीरे धीरे तानाशाही के लोकतंत्र को लाया जाएगा। लोकतंत्र का सर्ववर्तनी मॉडल, लिजबर्ट के अनुसार बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, भारत जैसे देशों में महत्वपूर्ण है। सर्ववर्तनी लोकतंत्र बहुलवादी सरकार का निर्माण होता है। लिजबर्ट के अनुसार वेस्टमिनिस्टर मॉडल सबसे बेहतर रूप से ब्रिटिश लोकतंत्र में है। इस मॉडल में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए सरकार और विपक्ष का निर्माण सब शुरू होता है। इसमें समानता, निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी सिद्धांत, सैमुअल क्रोटन के अनुसार लोकतंत्र द्वारा सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होती है। लोकतंत्र के परिणामस्वरूप राजकीय घाटा उत्पन्न होता है। लोकतंत्र का आर्थिक गतिविधियों में दुष्परिणाम देखा जाता है। डेविड मार्कस ने कहा कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसे ही है जैसे बच्चों की ट्रॉफी। विचारक कल्याणकारी राज्य के मूलतः विरोधी है। डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना स्मिथ और ग्रे ने प्रस्तुत की है। इसके अनुसार समकालीन सूचना क्रांति युग में विकसित देशों में ईमेल, इंटरनेट द्वारा समर्थन जुटाया और प्रचार किया जाता है। अब मतदान के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर के प्रयोग की पहल की जाती है। सर्वदेशीय लोकतंत्र का प्रणेता डेविड हेल्ड है। इसके अनुसार लोकतंत्र में केवल राज्यों के शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु इसका प्रयोग वैश्विक भी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वैश्विक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतांत्रिक बल पर बल दिया है। बार्बर के अनुसार भूमंडलीकरण के प्रसार के साथ लोकतंत्र का भी प्रसार हो रहा है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, इस सिद्धांत में आधार कांड के विचारों में विद्यमान है। इसके प्रतिपादक माइकल डब्ल्यू डोले हैं। इस संकल्पना के अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों में मध्य युद्ध नहीं होते हैं। इन्होंने तो इतना ही तक दावा किया कि आज के इतिहास लोकतांत्रिक राज्यों के कभी युद्ध नहीं हुआ है। इसके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों में मध्य संघर्ष होता है, इसका समाधान शांतिपूर्ण रूप से कर लिया जाता है।
लोकतांत्रिक घाटे में सिद्धांत। लोकतांत्रिक घाटे के सिद्धांत का प्रयोग यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। लोकतांत्रिक घाटे का मूल अभिप्राय वैधता का अभाव है। लोकतांत्रिक घाटे के तहत सरकार और जनता में सामंजस्य नहीं होता है, जनता सरकार का भरोसा नहीं करती है। अधीनता का सिद्धांत, इसका प्रयोग यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय समुदाय वही शक्तियाँ सौंपी जाएगी जिनका संपादन करने में राज्य सक्षम हो। अधीनता के सिद्धांत के अनुसार स्थानीय शक्तियों का प्रयोग राज्य के लिए होना चाहिए। नव आदर्श लोकतंत्र, इस शब्द का प्रयोग साम्यवादी राज्यों में किया जाता है, जो जैसे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, जहां 1990 के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनाई गई है। इन देशों में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। यहाँ लोकतंत्र के साथ कुछ अधीनवादी प्रवृत्तियाँ भी देखी जाती हैं। परबंधकीय रूसी लोकतंत्र, पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी सिद्धांत को रूसी लोकतंत्र को परबंधीय लोकतंत्र भी कहा है, क्योंकि रूस अभी भी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है। ईरान धर्मतंत्र सरकार के निर्णय पर अंतिम मुहर धार्मिक परिसर कराती है। चुनावी लोकतंत्र में भारत में लोकतंत्र का प्रयोग अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग होता है। लोकतंत्र का विकास, सैमुअल कर्टन ने अपनी रचना द थर्ड वेव द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लेट 20th सेंचुरी में लिखते हुए कहा कि विश्व में लोकतंत्र के विकास निम्नलिखित चरण है। भारत चरण 1928 से 1926, इस चरण में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देश हुए। तीसरे चरण 1943 62, इस चरण में इटली, पश्चिमी भारत, जापान, इजराइल जैसे लोकतांत्रिक देश हुए हैं। तीसरा चरण 1974 के अब तक स्पेन, पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना, पूर्वी यूरोप के अन्य देश में लोकतांत्रिक हुए जो पहले साम्यवादी थे। निर्वाचन थकान, वोट फेटिग्यू, लोग वोट देते थक जाते हैं, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया उनका मोहभंग हो जाता है। लोकतंत्र के आलोचक और उनके कथन, लेकिन अनुसार लोकतंत्र असंसदना का विरोधी है। टेरलेन के अनुसार लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक बेजन के अनुसार लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का अभिमंडन होता है। होनेसा के अनुसार बहुमत का निरंकुश तंत्र बना होता है, जिसमें शासक इसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने ही छात्रों में दंडित करते हैं। फेजेट के अनुसार लोकतंत्र जैविक विकास के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियम और अनुसार सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के शासन होना चाहिए। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र सबसे आर्किकुल, कुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रकृति के लिए शासन प्रणाली है। प्रयास के अनुसार लोकतंत्र घूसखोरी प्रजातंत्र का पर्याय है। लोकतंत्र के प्रशंसक, CD वंश के अनुसार कोई व्यक्ति इसका इनकम नहीं कर सकता। प्रतिनिधि संस्थाएं सुठीपन है, ये भली भांति कार्य नहीं करती, लेकिन यह मूर्खता होगी। यदि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दें। लिंडेस के अनुसार लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली अत्यधिक लचीली होती है। इनका प्रयोग संकट काल में बेहतर रूप से किया जाता है। जॉन डिग्वी के अनुसार लोकतंत्र का मूल आधार मानवीय प्रकृति की क्षमताओं के विश्वास है तथा मानवीय बुद्धि, आस्था और सहयोग के लिए अनुभव की शक्ति है। थैंक यू दोस्तों।